M.Com Final EAFM Optional Paper Economic Environment in India यूनिट 3 है। इसमें न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी में हमने काफ़ी कुछ पार्ट तो पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कृषि के विकास क्षेत्र में दूसरी हरित क्रांति। हालांकि हरित क्रांति के बाद भारतीय कृषि ने कई दिशाओं में प्रगति की है और हमारा जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन भी काफ़ी अधिक बढ़ा है और अब हम नाम मात्र के खाद्यान्न आयात करते हैं। इसके अलावा सरकार जो है वो बफर स्टॉक बनाए रखती है जिससे संकट काल में या फिर मूल्य में अस्थिरता आने के समय इसका उपयोग किया जा सके। हरित क्रांति के बाद हमारे सिंचाई साधनों का विकास और विस्तार भी काफ़ी हुआ है। सिंचाई सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में अधिक उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग पर ज़्यादा बल दिया गया है। कृषि आदानों का उत्पादन भी काफ़ी अधिक बढ़ा है, लेकिन ये उपलब्धियां पर्याप्त नहीं हैं। अभी ऐसे बहुत से विकास के क्षेत्र हमारे सामने हैं जिनकी ओर हमें कृषि नीति को मोड़ना है जिससे पर्याप्त कृषि का विकास हो सके और हम आत्मनिर्भर बन सके। कृषि विकास का जो क्षेत्र है दूसरी हरित क्रांति में, उसमें हमारे सामने ये जो विषय हैं वो सामने आते हैं। पहला है मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि। ये जो हरित क्रांति है इसमें गेहूं और चावल के उत्पादन पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है और इनका उत्पादन बढ़ा भी है, लेकिन सरकार ने मोटे अनाज जैसे हमारे यहाँ मक्का है, जौ है, इनके उत्पादन और इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए इनका उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन दोनों में वृद्धि नहीं हुई और ना ही इन फसलों के लिए अच्छी किस्म के बीज विकसित हो पाए हैं। अतः क्या चाहिए हमें मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि पर अधिक ध्यान देना चाहिए। दूसरा है तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि। भारत जो है वो खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है और हमें बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का जो है वो आयात करना पड़ता है। तो खाद्य तेलों के आयात कृषि आयातों की सर्वाधिक प्रमुख मद मानी जाती है। इससे एक और हम विदेशों पर निर्भर हैं और वहीं हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी खर्च करनी पड़ रही है। इसलिए अब हमें तिलहन क्या है? मूंगफली, तिल, तोरिया, जाफरान, सूर्यमुखी, सोयाबीन, ये जो तिलहन है इनके उत्पादन पर हमें ध्यान देना चाहिए। और हमारे देश में तिलहनों के उत्पादन की मुख्य समस्या जो है वो निम्न उत्पादकता की है। इस कारण भारत सरकार ने तिलहन तकनीकी मिशन स्थापित किया है। नेक्स्ट है दालों के उत्पादन में वृद्धि। दालें जो होती हैं वो ज़्यादातर जो सिंचाई वाले क्षेत्र होते हैं यानी कि घटिया भूमि पर उगाई जा सकती हैं और इनके उत्पादन के लिए कीटनाशक, उर्वरक, दवाइयाँ इनकी अधिक आवश्यकता भी नहीं पड़ती है और ये कम समय में तैयार हो जाने वाली फसलें होती हैं और शुष्क कृषि तकनीक का विकास होने के बाद इसका उत्पादन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो अनुसंधान और विकास कार्यों के कारण अरहर की ऐसी किस्मों का विकास किया गया है जो गरीब किसानों के लिए बहुत ही उचित है। इससे प्रति हेक्टर 2 से 3 टन उत्पादन मिल जाएगा ऐसा अनुमान है और ईंधन के काम आने वाले डंठल भी मिल जाएंगे। तो काली मिट्टी प्रबंधन तकनीकी के विकास द्वारा बंगाली चने का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है जो कि दालों में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। चने और अरहर का दलहन में 60% भाग है, तो भारत में इनका उत्पादन आसानी से बढ़ाया जा सकता है क्योंकि हमारे यहाँ गैर सिंचाई जो है वो वाली मिट्टी हमारे यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है सिंचाई और जल प्रबंधन की नई विधि। भारत में जल संसाधनों का उचित उपयोग नहीं हो पाता है जिसके कारण प्रति हेक्टर उत्पादन भी कम होता है। ये नहीं है कि हमारे पास जल संसाधन बहुत कम है,
बल्कि हम उनका अच्छा प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जल अपव्यय और व्यर्थ प्रयोग जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो हमारी सिंचाई नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे जो साधन हैं उनको मितव्ययी ढंग से उनका उपयोग कर सके। सिंचाई की नई नीति में हमें क्या क्या कार्यों को ध्यान में रखना चाहिए? वो कार्य हैं नहरी और तालाब कमान क्षेत्रों में सिंचाई की उचित व्यवस्था और इस पर प्रभावी नियंत्रण जो है वो होना चाहिए। दूसरा इसका कार्य है जल निकास और पानी के दोबारा प्रयोग की सुविधा उपलब्ध कराना। तीसरा है भूतल जल और भूगर्भ जल का संयुक्त प्रयोग। चौथा नहर और तालाब क्षेत्रों में छिड़काव द्वारा सिंचाई करना। पांचवा है कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई योजना लागू करना। छठा है किसानों और प्रसार अधिकारियों को जल प्रबंधन में प्रशिक्षण देना कि जल को किस तरह से बचाया जा सकता है, किन किन तरीकों से बचाया जा सकता है। सघन फसलों जैसे गन्ना, सब्जियां, कपास, इनके लिए द्विभित सिंचाई को बढ़ावा देना। तो यहां पर आपके नहरी क्षेत्रों में कई बार अति सिंचाई के कारण भूमि के क्षारीयकरण और जल लग्नता की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इससे उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इसे रोकने का प्रयास हमें करना चाहिए। अच्छा जल प्रबंध करने के लिए किसानों और प्रसार अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और इसके लिए प्रदर्शन, विचार गोष्ठियां, किसानों से चर्चा, वार्तालाप, ये सब प्रचार जो है उनके माध्यमों का प्रयोग हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है छोटी सिंचाई योजनाओं पर अधिक बल। अब तक हमने बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर ही बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और बड़ी परियोजनाएं जो होती हैं उनकी लागत बहुत ज्यादा आती है। तो बड़ी परियोजनाओं की प्रति हेक्टेयर सिंचाई लागत जो है वो बहुत अधिक बैठती है। इसके अलावा बड़ी परियोजनाओं के कारण जल लग्नता, लवणता, पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो भी उत्पन्न हो जाती हैं। विस्थापितों को बसाने में भी काफी धन खर्च करना पड़ता है और इन योजनाओं को पूरा होने में भी बहुत अधिक व्यय होता है और लंबा समय लगता है। तो भ्रष्ट और अकुशल अधिकारियों के कारण इनकी जो लागत जो होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। पानी के रिसाव से भी भारी नुकसान होता है। नालियों और नहरों के रख रखाव की लागत भी बहुत अधिक आती है। आज हमें बड़ी परियोजनाओं की बजाय क्या करना चाहिए? तो हमें फिर छोटी परियोजनाओं पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए और छोटी परियोजनाएं जो हैं हमारे देश के लिए अधिक व्यवहारिक भी हैं। तो हमें बड़ी परियोजनाओं से मोह हटाकर व्यवहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर हमें छोटी परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये निजी क्षेत्र में जैसे कुएं, ट्यूबवेल, पंप सेट ये आसानी से संभव हो जाते हैं। इससे बड़ी परियोजनाओं के अनेक दोष जो हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये व्यवस्था किसान के स्वयं के नियंत्रण में रहेगी, जिसके कारण जल साधनों का बेहतर उपयोग भी किया जा सकेगा। नेक्स्ट है जैविक खाद के प्रयोग पर बल। जीव वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल पौधों को पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। सबसे अधिक काम आने वाला जीव उर्वरक जो है वो है राइजोबियम, जो विशिष्ट बीज कोश की जड़ों में प्रवेश करके जड़ ग्रंथिकाएं बना लेता है और ये जो ग्रंथिकाएं होती हैं ये अमोनिया उत्पादन करती हैं, जो उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन जनन में महत्वपूर्ण तकनीकी विकसित होने और इसका व्यय प्रकृति द्वारा स्वयं वहन करने से दूसरे हरित क्रांति के द्वार आसानी से खुल गए हैं। उत्पादन लागत घटाने की दृष्टि से भी ये बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने जीव उर्वरकों की एक राष्ट्रीय योजना प्रारंभ की है और इस योजना के अंतर्गत गाजियाबाद में एक राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र और बेंगलोर, भुवनेश्वर, हिसार, इम्फाल, जबलपुर और नागपुर में
6 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है शुष्क कृषि पर अधिक ध्यान। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि के 60% भाग में सिंचाई सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध नहीं है। तो इस क्षेत्र में शुष्क कृषि के आधार पर ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। शुष्क खेती के लिए कम पानी की आवश्यकता वाले बीज विकसित किए जा रहे हैं। भारत में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है, लेकिन इसका लाभ संपन्न किसान ज्यादा उठा पा रहे हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि शुष्क भूमि पर खेती करने वाले 72% किसानों के पास में केवल 2 हेक्टेयर भूमि से भी कम भूमि है और वो भी क्या है, बिखरी हुई है। तो इस भूमि का उपयोग करने के लिए शुष्क कृषि तकनीक का विकास हमें करना होगा, जिससे कि कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। और इसके लिए हमें क्षेत्रीय आधार पर समस्याओं का अध्ययन करके उस क्षेत्र के अनुकूल तकनीक विकसित करनी होगी। रासायनिक खाद के सीमित प्रयोग, उन्नत बीजों और वर्षा के पानी के संग्रहण के द्वारा कृषि उत्पादन में हम 40 से 50% तक की वृद्धि कर सकते हैं। तो कृषि में 4% की वार्षिक उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने की हमें आवश्यकता है और इसे विभिन्न स्तरों पर अनेक राज्य और एजेंसियों द्वारा किए गए कृषि सुधारों की गुणवत्ता और मांग में सुधार करके हम प्राप्त कर सकते हैं। इन सुधारों का उद्देश्य निरंतर आधार पर और समग्र ढांचे में संसाधनों के प्रभावी प्रयोग और मृदा, जल और पारिस्थितिकी के संरक्षण पर होना चाहिए। ऐसे समग्र ढांचे में जल, सड़क, विद्युत जैसी ग्रामीण आधारभूत संरचना का वित्त पोषण भी शामिल होना चाहिए। राज्यों में कार्यक्रम बनाए और कार्यान्वित किए जाएं, जिससे कि प्रादेशिक परिस्थितियों के अनुकूल हम कार्य कर सकें और जिनमें कृषि जलवायु दशाओं और उपयुक्त अनुसंधान और विकास की उपलब्धता का समावेश हो सके और समय पर और पर्याप्त विस्तार और वित्त की सुविधा भी मिल सके।